Hello students, welcome to Buying EduTech क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स के लिमिटेशंस को। उससे पहले हम लोगों ने उसके मेरिट्स और फीचर्स को डिस्कस किया था और उसके डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल शॉप जो है या चेन स्टोर जो है वो रेफ़र करता है आइडेंटिकल शॉप्स को बहुत सारे सिटीज़ में जो अवेलेबल होते हैं। उसके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें कुछ लिमिटेशंस जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि ये होता है कि लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट वो अवेलेबल रखता है, जिसके कारण जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा प्रिफर नहीं करता है आइडेंटिकल शॉप्स पर जाना, जिसे हम चेन स्टोर्स भी बोलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो मेंटेन रहता है विथ लिमिटेड वैरायटी के साथ। जो स्टॉक है वो अवेलेबल होगा, लेकिन जो ऑप्शंस दिए जाते हैं कंज्यूमर को वो लिमिटेड होते हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था कि कस्टमर को कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। अब मल्टीपल स्टोर्स जो जहाँ जहाँ रन हो रहा है, आइडेंटिकल शॉप जहाँ जहाँ रन हो रहा है, अगर सारे ही एरिया में क्रेडिट फैसिलिटी देने लगे तो ये हो सकता है कि जो प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस है वो मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आएंगे और क्रेडिट पर ले जाएंगे, फिर उसका पता नहीं वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा तो वो कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। तो अगर बैड डेब्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करता चला गया तो वो बिज़नेस के लिए लॉसेस हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोगों ने इसमें और डिस्कस किया था कि ये लोकल कॉम्पिटिटर्स के लिए एक थ्रेट होता है, एज वेल एज कि जो लोकल रिटेलर्स होते हैं वो उन्हें टफ कंपटीशन देते हैं, क्योंकि लोकल रिटेलर जो हैं वो क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन देते हैं, वो खुद अपने बिजनेस में इंगेज होते हैं, पर्सनल टच देते हैं, जिसके कारण वो बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो बिजनेसमैन जो चेन स्टोर को कैरी कर रहा है वो पर्सनल टच नहीं दे रहा है, वो वहाँ पर खुद जा कर के इंगेज नहीं हो रहा है, केवल वो हायर्ड एम्प्लॉय के साथ अपने बिजनेस को कैरी कर रहा है, जिसके तहत जो प्रॉफिट है वो तो होगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन है एक ऑनर का शायद वो उस एक्सपेक्टेशन तक रीच नहीं कर पाए। फिर इसमें हम लोगों ने देखा कि जो लैक ऑफ इनिशिएटिव भी मेंटेन रहता है, यानी जो ब्रांच मैनेजर हैं वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं होते हैं या इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो सारे कामों को करने के लिए जो उन्हें खुद करना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड होते हैं किस चीज़ पर, जो हेड ऑफिस के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है। या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रीडम है ब्रांच मैनेजर का वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपने अपने साइड से कोई डिसीज़न नहीं लेना है, आप केवल वही फॉलो करोगे या उसी चीज़ को ओबे करोगे जो हेड ऑफिस के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, इसमें एक और हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल टच है, वो लैक ऑफ पर्सनल टच है। जो ऑनर है वो पर्सनली कस्टमर के साथ डील नहीं कर रहा है या वो पर्सनली हर एक कस्टमर को इंटरटेन नहीं कर रहा है। उसने कुछ स्टाफ्स को सैलरी पे रखा है जिन्हें हम हायर्ड एम्प्लॉय बोलते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ के माध्यम से वो कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है या जो हायर्ड एम्प्लॉयड हैं वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, केवल वो अपने प्रोडक्ट को शो कर देते हैं या केवल वो प्रोडक्ट दिखा देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कस्टमर को डील करना चाहिए एक अच्छे एटिकेट के साथ, एक गुड बिहेवियर के साथ, तो शायद जो हायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उतने अच्छे बिहेवियर के साथ कस्टमर के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, जिसका जो नुकसान होगा वो ऑनर का होगा, ऑनर का ही नुकसान होगा, है ना। ऑनर जो है वो हर जगह एट अ टाइम तो अवेलेबल नहीं हो सकता है। डिफ़िकल्ट टू चेंज डिमांड में हम लोगों ने देखा था कि जब हेड ऑफिस जो है वो अलग अलग स्टोर के
के ऑर्डर को एक साथ परचेस करता है और सडनली चेंज हो जाए कस्टमर के फैशन या कस्टमर का टेस्ट, तो जो लॉसेस होगा वो कौन बेयर करेगा? वो लॉसेस बेयर करेंगे हमारे ऑनर। जो उस स्टोर के ऑनर होंगे वही हेवी लॉस को बेयर करेगा, क्योंकि सडनली अगर किसी चीज़ में चेंजेस आ गया है तो चेंजेस आने के बाद अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हेवी लॉस में इंक्लूड होगा, क्योंकि एक स्टोर तो है नहीं, मल्टीपल शॉप्स अवेलेबल हैं, चेन स्टोर्स है, अलग अलग सिटी में अलग अलग एरिया में उसके स्टोर रन हो रहे। जब वो सारे के लॉसेस को कैलकुलेट करेगा तो वो लॉसेस हेवी लॉसेस में इंक्लूड होगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जो हमारा है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ लिया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स को पढ़ ली। ये हमारा 3rd टॉपिक है जिसे हम बोल सकते हैं मेल ऑर्डर रिटेलिंग। यहाँ भी क्या है? रिटेलिंग हो रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने रिटेलिंग के टॉपिक को ही डिस्कस किया है जो एक रिटेलर के द्वारा कैरी किया जाता है। इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग सेलर कॉन्टैक्ट द पोटेंशियल बायर्स। इन के अंदर भी हम देखेंगे कि जो रिटेलर होता है वो किसको कांटेक्ट करेगा? पोटेंशियल बायर्स को, या जो सेलर हैं वो किसको कांटेक्ट करेगा? बायर्स को कांटेक्ट करेगा। इससे पहले जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वहाँ भी किसके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा था? तो बायर्स के लिए, यानी जो खरीदने वाले हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए ही प्रोडक्शन हो रहा था, उनके लिए ही मल्टीपल शॉप्स को या चेन स्टोर्स को रन करवाया जा रहा था, उनके लिए ही डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बनाया गया, सेंट्रल लोकेशन उसके लिए अवेलेबल करवाया गया। तो बेसिकली जितना भी रिटेलिंग हो रहा है या जितने भी सेलर्स या ट्रेडर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बेसिकली यही इसीलिए कर रहा है कि वो अपने बायर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए और अपने प्रोडक्ट को उन तक रीच करवाए या वो उसे खरीद ले। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग है तो यहाँ पे तो पोटेंशियल बायर को कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कांटेक्ट करने का साधन क्या है? क्या हमारा कोई स्टोर है? तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कांटेक्ट किया जा रहा है थ्रू एडवर्टीजमेंट या मेल पब्लिसिटी के द्वारा। मेल पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग किसको कांटेक्ट कर रहे हैं, या जो सेलर है वो किसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है? तो वो बायर्स को कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर बायर्स को वो कांटेक्ट नहीं करेगा या बायर्स के साथ वो इंटरैक्ट नहीं करेगा तो वो अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट कर पाएगा? जिस प्रोडक्ट के माध्यम से उसने प्रॉफिट अर्न करना है, क्या वो बिना बायर को कांटेक्ट किए, बिना कंज्यूमर को कांटेक्ट किए, क्या वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। वो तभी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा जब वो अपने बायर्स तक या अपने कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पहुंचा दे, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर को या बायर को लगता है कि हमने ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, हमें ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे रीज़नेबल प्राइस पर ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है, तो वो उसे परचेस करेगा। लेकिन कब? जब उसको लगेगा तब। तो एडवर्टीज़मेंट और मेल ऑर्डर के मेल पब्लिसिटी के थ्रू हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा? तो प्राइस लिस्ट सेंड किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस लिस्ट तैयार करके रखा होता है। अब प्राइस लिस्ट क्या डिफाइन करता है? उसके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस क्या क्या हैं, प्रोडक्ट 1, 2, 3 एटसेट्रा, इसी तरीके से जितने प्रोडक्ट हैं उसका प्राइस लिस्ट क्या है। तो कस्टमर को आसानी होगा कि उसे वो प्रोडक्ट परचेस कर पाएगा जिसके लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा।
या जिस प्रोडक्ट के माध्यम से उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने का चांसेस है। तो ये कब पता चलेगा? जब कस्टमर तक प्राइस लिस्ट जाएगा या कस्टमर प्राइस लिस्ट को चेक करेगा। तो प्राइस लिस्ट को जब वो चेक करेगा तब वो एनालाइज कर सकता है कि हमारा इनकम क्या है, हम कितना एक्सपेंस को बेयर कर सकते हैं, प्लस हमारे अदर लायबिलिटीज़ कितने हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के बाद शायद हो सकता है कि हम ये प्रोडक्ट परचेज कर ले। सैंपल प्रोवाइड करवा करके किसी भी प्रोडक्ट का आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे सेलर होते हैं वो सैंपल प्रोवाइड करवाते हैं। कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के सैंपल्स को देख करके जज कर लेता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा, क्या ये प्रोडक्ट से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। या बुकलेट के माध्यम से, तो बुकलेट के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हो सकता है कि अगर ये देखने में अच्छा लग रहा है तो जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए भी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो प्राइस लिस्ट प्रोवाइड करवा करके, सैंपल प्रोवाइड करा करके, बुकलेट प्रोवाइड करवा करके, इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जिसके तहत बायर्स को कांटेक्ट किया जाता है और उनको अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन रीच करवाया जाता है। जब तक बायर्स तक इन इंफॉर्मेशन को रीच नहीं करवाया जाएगा तब तक बायर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, क्योंकि जो बायर होते हैं वो फीचर्स, क्वालिटी पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्लस वो ये भी देखते हैं कि हमें इसके लिए कितना पे करना पड़ रहा है, प्राइस कितना है इसका और इससे हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिलने वाला है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर जो है वो केवल एक काम को तो पूरा नहीं कर रहा या एक चीज़ के लिए तो वो अर्निंग नहीं कर रहा, केवल और केवल परचेस करने के लिए तो वो अर्निंग नहीं कर रहा है, वो अर्निंग कर रहा है अपनी और भी नीड्स को पूरा करने के लिए, और भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो डैट इस तरीके से कांटेक्ट करके हम लोग लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को रीच करवा सकते हैं थ्रू मेल ऑर्डर रिटेलिंग। नाउ वी हैव द फीचर्स। अब कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1 वी हैव इज सेल बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एज वेल एज जो बायर्स हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उन तक अपने प्रोडक्ट को रीच करवाना या उनका इंफॉर्मेशन रीच करवाना। पहले तो हमारे लिए ये है कि हम लोग उसका इंफॉर्मेशन रीच करवाएं। आफ्टर डैट हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कितने कस्टमर्स ने इंफॉर्मेशन या उन तक पहुंचा और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन उनका क्या रिएक्शन है। द सेलिंग इज़ डन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द एडवर्टीजमेंट। सेलिंग तभी डन हो पाएगा या तभी पूरा हो पाएगा जब जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज हम तभी कर पाएंगे जब हम लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन को रीच करवाएंगे थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हम लोग मेल ऑर्डर रिटेलिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू या मेल पब्लिसिटी के थ्रू। सो डैट मेल पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन किन तक रीच करवाना है, तो कस्टमर तक रीच करवाना है। द एडवर्टीजमेंट शुड बी वेरी इफेक्टिव। एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, इतना बेटर होना चाहिए कि कस्टमर जो है वो उस चीज़ के बारे में केवल इंफॉर्मेशन नहीं ले, अपना इंटरेस्ट और भी ज़्यादा वो बिल्डअप करे और वो उसे परचेज़ करने के लिए सोचे, या जब भी वो मार्केट में जाए तो वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रीफर दे जिसका इंफॉर्मेशन उसको मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू पहुंचाया गया है। या जब भी वो मार्केट या जब भी वो किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के बारे में सोचे तो वो पहला प्रेफरेंस किसको दे, उस प्रोडक्ट को दे जिसको मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू, जिसका इंफॉर्मेशन उस तक रीच करवाया गया। अगर एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका सेल होगा वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें बहुत अच्छा या बहुत इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। आज का जो मार्केट है या हम कह सकते हैं आफ्टर एलपीजी
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो मार्केट है का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। एमएनसीज कंपनी, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, वो आज इंडिया के मार्केट में है। ओके, तो एमएनसीज कंपनी के आने से प्लस जो डोमेस्टिक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो पहले से अवेलेबल हैं। एट द सेम टाइम हम ये कंसिडर कर सकते हैं जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है वो तो पहले से एग्जिस्ट था, पहले से कंपटीशन हो रहा था, बट आफ्टर एमएनसीज या आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए या उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए हर चीज़ इतना अच्छा होना चाहिए या इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं कि हम कैसे अपने कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। आप देखो कि जब एडवर्टीज़मेंट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले इंफीरियर प्रोडक्ट और सुपीरियर प्रोडक्ट दोनों की क्वालिटी को कैसे जज कर पाएगा, जब वो उसे कंज्यूम कर पाएगा। लेकिन बिफोर कंजम्पशन वो क्या करेगा, दोनों के फीचर्स को रीड करेगा, दोनों के प्राइस वैल्यू को वो रीड करेगा, एंड आफ्टर डैट जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगा वो उस ओर क्या अट्रैक्ट होगा और वो उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो इन्फीरियर प्रोडक्ट होता है वो बहुत बेटर या इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट कर देता है अगर हम कंपेयर करेंगे सुपीरियर प्रोडक्ट से, क्योंकि सुपीरियर प्रोडक्ट वाले जानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। अगर हमने बहुत इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट नहीं किया तब भी सेल होगा, लेकिन हाई कंपटीशन जब है मार्केट में, बहुत टाइट कंपटीशन है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं प्लस लार्ज स्केल कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पर देखना होगा कि हम जो एडवर्टीजमेंट करें वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। देयर शुड बी एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड इंड्यूस देम टू प्लेस एन ऑर्डर। यहाँ पर इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करें, केवल अट्रैक्शन या अट्रैक्ट करना ये हमारा मोटिव नहीं है। अट्रैक्ट करना है प्लस उन्हें इतना प्रभाव डाल देना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर ले, या मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू वो अपने ऑर्डर को प्लेस करे, प्लेस एन ऑर्डर। तो प्लेस एन ऑर्डर वो तभी हो पाएगा जब कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में ज़्यादा फीचर्स को एनालाइज कर पाएगा, ज़्यादा वो क्वालिटी को एनालाइज कर पाएगा, जब उसे लगेगा कि अगर हमने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया तो हमें ये प्रोडक्ट के थ्रू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने का चांसेस है। आज का कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है रिगार्डिंग द प्राइस एंड अदर थिंग जो एक प्रोडक्ट में वो देखता है। नंबर ऑफ ऑप्शंस आज के टाइम में उसके पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ कंपनीज़ जो हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं, तो अगर एक प्रोडक्ट उसको अलग अलग ब्रांडेड कंपनी के थ्रू अवेलेबल है या अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा अवेलेबल है, सो डैट हर एक कंपनी को या हर एक मैन्युफैक्चरर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने जो प्रोडक्ट को बनाया है या हमारे द्वारा जो प्रोडक्ट बन करके मार्केट में सप्लाई हो रहा है उसमें कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में ना जाए या कस्टमर तक वो रीच ना करे, या कस्टमर जितना एक्सपेंस कर रहा है या जितना वो खर्च कर रहा है एटलीस्ट उतना सेटिस्फैक्शन तो उसे मिलना चाहिए। अगर उतना भी सेटिस्फैक्शन उसे नहीं मिलेगा, सो डैट कंज्यूमर कैन मूव ऑन अदर ब्रांड या अदर प्रोडक्ट पे वो मूव ऑन कर जाएगा, और इससे लॉस जो होगा वो पर्टिकुलर एक मैन्युफैक्चरर को होगा जो केवल और केवल ये सोच करके चल रहा था कि बस हमने प्रोडक्ट को अवेलेबल रखना है, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना या उसके फीचर्स पर ध्यान नहीं देना या प्राइस पर ध्यान नहीं देना। सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद या एनालाइज करने के बाद ही एक मैन्युफैक्चरर एक टारगेट मार्केट से
मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। एंड विदाउट प्रॉफिट कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है या बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वो सर्वाइव नहीं कर रहा है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा या उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट एंड इन्हांसमेंट ये तभी पॉसिबल है जब हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाए और उसी कॉम्पिटिटिव मार्केट से हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। विदाउट प्रॉफिट सर्वाइवल इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तभी होगा जब हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देता है। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कुछ लोग इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड फाइनली जिनके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है दैट इज आवर कंज्यूमर। तो मिडिल मैन को एलिमिनेट करने का फ़ायदा किसको होगा? उस मैन्युफैक्चरर को होगा जो प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सप्लाई कर रहा है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ मिडिल मैन। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में मिडिल मैन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट या कोई भी रोल नहीं होता है या कोई भी प्लेस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा रहा है बायर्स को। यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा रहा है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को। इन मेल ऑर्डर बिजनेस द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल देयर गुड्स टू कस्टमर। यहाँ पर किसको हम सेल आउट कर रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल आउट कर दे रहे हैं डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मिडिल मैन, जिन्हें हम होलसेलर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम एजेंट के नाम से जानते हैं या जिन्हें हम रिटेलर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मिडिल मैन के इन्वॉल्वमेंट के बिना हमारा प्रोडक्ट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तक रीच कर रहा है और इसी के थ्रू जो मैन्युफैक्चरर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा और इसके तहत जो उसका एक अपना रेपुटेशन है वो भी मार्केट में बिल्डअप होगा, वो भी मार्केट में बनकर ही आएगा। क्योंकि रेपुटेशन जो है वो एट अ टाइम नहीं बन जाता, उसको बनने में टाइम लगता है। कोई भी बिजनेसमैन जब वो मार्केट में आता है या जब उसका एंट्री मार्केट में होता है तो गुडविल बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। टाइम टू टाइम उसे गुडविल बनाना पड़ेगा, तभी वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, बिजनेस विदाउट शॉप। बिजनेस जो होगा वो बिना किसी शॉप के होगा, यानी एक पर्टिकुलर कोई शॉप नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, व्यापार हो रहा है। देयर इज नो नीड टू हैव अ शॉप। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में पर्टिकुलर शॉप होना ये अनिवार्य नहीं है। ओके, किसी भी रिटेलर के लिए अगर वो मेल ऑर्डर रिटेलिंग कर रहा है तो उसके पास अगर अपना शॉप नहीं भी है तब भी वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को रीच करवा सकता है, बिकॉज द बायर डू नॉट कम पर्सनली। अब कोई भी शॉप की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी कस्टमर या बायर जो है वो पर्सनली वहाँ पर विजिट नहीं कर रहा है फॉर परचेज द गुड्स। गुड्स को परचेस करने के लिए वो क्या कर रहा है? ऑर्डर को प्लेस कर दे रहा है। तो ऑर्डर को प्लेस केवल वो कर रहा है, वो वहाँ पर पर्सनली जा नहीं रहा है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू या मेल पब्लिसिटी के थ्रू प्राइस लिस्ट, सैंपल और बुकलेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर जो प्रोडक्ट उसे अच्छा लगेगा वो उसे परचेस कर सकता है, बट वो पर्सनली उस प्लेस पर विजिट नहीं करेगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या जो चेन स्टोर्स हैं या मल्टीपल शॉप्स हैं, उनका एक फिक्स्ड प्लेस होता है, एक एरिया होता है, एक लोकेलिटी होता है जिस एरिया में वो अपना डीलिंग करते हैं या जिस एरिया के कस्टमर के साथ वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग के साथ ऐसा कोई भी कंडीशन या कोई भी चीज़ लागू नहीं होता है कि वो पर्सनली वहाँ पर हर एक कस्टमर विज़िट करे और विज़िट करने के बाद वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करे। वो केवल उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा जिसका इंफॉर्मेशन उसको एडवर्टीजमेंट या मेल पब्लिसिटी के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया है। वो वहाँ पर उसी प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस करेगा जिसका प्राइस उसे अच्छा लगेगा या जो प्रोडक्ट के थ्रू उसे सेटिस्फैक्शन मिलने का चांसेस है। द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, यूज़ ऑफ VPP मेथड। अब VPP मेथड क्या है? वैल्यू पेएबल पोस्ट।
द गुड्स आर सेंट थ्रू पोस्ट for this VPP method. Value payable post method is used under this. Postman take the parcel to the address. वैल्यू पेबल पोस्ट के माध्यम से या इस मेथड के माध्यम से पोस्टमैन के ज़रिए जो है उस पार्सल को रीच करवाया जाता है कंज्यूमर के एड्रेस पर, और कंज्यूमर जो है वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस पे करेगा। आफ्टर डैट फिर वो उसे प्राइस जो है हैंडओवर कर दिया जाएगा, और हैंडओवर करने के बाद फिर वो अपने पार्सल को यूज़फुल बना सकता है, यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, कैपिटल, दैट इज़ द पूंजी। कितना हम पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी पूंजी हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बिजनेसमैन कम से कम पूंजी के साथ या कैपिटल के साथ अपने बिजनेस को इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है तो वो मैक्सिमम कस्टमर के डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम या ऑन द अदर हैंड एक बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा रहा है, सो उसको रिकवर करने का या गेन करने का चांसेस भी ज़्यादा होगा। मच कैपिटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस बिजनेस। अगर हम मेल ऑर्डर रिटेलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर शॉप हायर नहीं करना है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर हमें अपने बिजनेस को कंडक्ट नहीं करना है। हम बिजनेस को कंडक्ट कर सकते थ्रू मेल या थ्रू एडवर्टीजमेंट। दिस बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विथ मीडियम अमाउंट ऑफ कैपिटल। कम से कम पूंजी के साथ या कम से कम कैपिटल के साथ एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कैरी कर सकता है और अपने बिजनेस को रन कर सकता है। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, नो नीड टू कीप स्टॉक। स्टॉक को मेंटेन करके रखना इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। In this system of trade, the trader do not have to keep ready stock of goods. इस ट्रेड के अंदर जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये अनिवार्य नहीं कि वो हर समय अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखे या अपने गुड्स को मेंटेन करके रखे। आपने देखा कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या जो चेन स्टोर्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस पर अपना एक शॉप रन करना होता है। अंडर देयर शॉप उन्हें अपने हर एक प्रोडक्ट को एक एक्यूरेट प्लेस पर रखना होता है ताकि जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट तक रीच कर पाए, उस प्रोडक्ट को परचेस कर पाए। बट इन दिस बिजनेस या इन दिस रिटेलिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिटेलर को स्टॉक मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आएगा सो डैट वो ऑर्डर करेगा एंड आफ्टर डैट सम टाइम वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर को रिसीव कर सकता है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया द डेफिनेशन ऑफ मेल ऑर्डर रिटेलिंग एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने बातें की द फीचर्स के बारे में, विशेषताएं ऑफ मेल ऑर्डर रिटेलिंग, जिसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट को डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 सेल बाय एडवर्टीजमेंट, पॉइंट नंबर 2 एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, पॉइंट नंबर 3 बिजनेस विदाउट शॉप, पॉइंट नंबर 4 यूज ऑफ VPP मैथड, वैल्यू पेबल मैथड, 5th कैपिटल एंड द 6th नो नीड टू कीप स्टॉक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेल ऑर्डर के एडवांटेज एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे।